डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें कि हम आज 2022 से लगा करके लास्ट ईयर 2025 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2022 का है, क्वेश्चन नंबर 19। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेज एज शोन इन द फिगर बिलो। Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represent the adiabatic process among the 1, 2, 3 and 4 is, हमें यहाँ पर वो उस कर्व को आइडेंटिफाई करना है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला हमारा कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस। तो यहाँ पर इसका मतलब जो है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर लगातार जो है चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है नंबर 1 वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस होता है उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। दूसरा देखिए हम फोर्थ को देख रहे हैं। फोर्थ जो है, फोर्थ यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो वॉल्यूम के एक्सिस के इक्वल है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि प्रेशर कांस्टेंट है, और जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर होता है उसे हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोर्थ जो कर्व है या कहें ग्राफ है वो आइसोबारिक प्रोसेस को शो कर रहा है। अब बात रह जाती है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दोनों कर्व एक जैसे होते हैं। 2 और 3 यहाँ पर जो शो किए गए हैं वो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल है। अब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि एडियाबेटिक कौन है और आइसोथर्मल कर्व कौन सा है। तो हमें यहाँ पर यह मालूम होना चाहिए जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कर्व होता है पीवी डायग्राम, उसका स्लोप जो होता है हायर होता है इन कंपेरिजन टू स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। तो क्योंकि हमें मालूम है कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू होता है गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। मतलब स्लोप जो है एडियाबेटिक कर्व का हायर होगा। तो निश्चित रूप से देखिए जो सेकेंड वाला है उसका स्लोप, यानी हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये होगा, और यहाँ पर इसी के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करें तो ये होगा। तो इस तरह से ये जो सेकेंड कर्व है वो एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इट्स स्लोप is more than the slope of the curve 3। तो सेकेंड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये सेकेंड कर्व जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ए कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, हमें सिंक का टेम्परेचर मालूम करना है। तो पहले तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, T2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है। एफिशिएंसी 50% गिवन है। 50% का मतलब हुआ 1/2, यानी 50/100 तो 1/2 हो जाएगा। T1 की वैल्यू गिवन है, T1 इज इक्वल टू दिया हुआ 327। तो इसको केल्विन में चेंज करिए 273 ऐड करके, तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन 600। तो इसको इधर ले आइए, T2 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा T2 अपॉन 600 इज इक्वल टू 1/2। तो T2 इज इक्वल टू हो गया 300 केल्विन। हमें आंसर जो है डिग्री सेल्सियस में पता करना है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 300 माइनस 273
इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये सिंक का टेम्परेचर T2 मालूम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 यह है नीट 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC इज। देखिए यहाँ पर पीबी डायग्राम गिवन है और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, इस तरह से जो है डेटा गिवन है। अब हमें पता करना है कि वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। तो वर्क डन जो होता है हमारा W इज इक्वल टू होता है P डेल्टा B। अब यहां पर देखिए BC जो है, जो लाइन है वो इस प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा व्हेन द गैस इज कैरीड फ्रॉम B टू C। स्टेट B से C जाने पर गैस के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो WBC इज इक्वल टू हो जाएगा P। प्रेशर तो है, प्रेशर में चेंज भी पता लग रहा है, लेकिन यहां पर डेल्टा B की वैल्यू तो 0 है ना। B डेल्टा B टू C इज इक्वल टू कितना है, नो चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट B टू C। तो इस तरह से वर्क डन जो है वो 0 आ जाता है। भाई A टू B जाने में वर्क डन निकालना है तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। B टू C जाने में तो 0 हो जाएगा, C टू D जाने में पूरा एरिया हो जाएगा, है ना। तो D टू A फिर से वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हमारा जो आंसर है वो आ रहा है वर्क डन का 0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नीट 2024 का है। ए मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and the coefficient of linear thermal expansion 10 to the power -5 per degree Celsius, length 1 meter and area of cross section जो given है वो 10 to the power -3 meter square is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without expansion or bending. The compressive force developed, मतलब यहाँ पर जैसे कि दो बार हैं, इसके बीच में एक रॉड को रख दिया गया होगा और अब इसको हीटअप किया गया, एक्सपेंशन। तो इसको हीटअप करने पर यहां पर ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो यहां पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, है ना। तो देखा जाए तो कंप्रेसिव फोर्स हमें यहां पर निकालना है कि कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इसको हीटअप करेंगे, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस इस रॉड का बढ़ाया जाएगा, तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, है। तो जिससे कि इसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसमें दिया हुआ है यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू दिया गया 0.5 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा गिवन है वो है 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस, है ना। लेंथ 1 मीटर दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर और चेंज इन टेम्परेचर गिवन है वो डेल्टा T इज इक्वल टू दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमें मालूम है कि जब किसी रॉड को हीटअप किया जाता है तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है, तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ यानी चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज होगी। या हम पहले से ओरिजिनल रॉड हमारी जो है लॉन्गर लेंथ की है तो उसमें एक्सपेंशन भी लॉन्गर ही होगा। तो इससे हम निकालते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल्फा, कांस्टेंट लगा दिया, एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू हो जाता है हमारा
इस एल को इधर ले गए, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल अपान एल को क्या कहते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन है ये, और जिसकी की वैल्यू हमें मालूम है आ रही है अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है ना, अल्फा दिया गया है 10 टू द पावर -5 और चेंज इन टेम्परेचर 100 दिया हुआ है। तो इस तरह से स्ट्रेन की वैल्यू जो आ गई है वो 10 टू द पावर -3। स्ट्रेन यहां पर नोट कर देते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर -3। अब हम यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाएं तो यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, और यही तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हमें कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, इसी के बाद में निकलेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जो यंग मॉडुलस दिया गया उसकी वैल्यू रखें 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11। स्ट्रेन हम निकाल चुके हैं 10 टू द पावर -3, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया 0.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फार्मूला यूज करें, है ना। स्ट्रेस या कहें कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स, और ये कैसा फोर्स है? कंप्रेसिव फोर्स होगा यहां पर, अपॉन एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेस ये हम निकाल चुके हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू, ये तो हमें निकालना ही निकालना है, इसको एफ लिख ले रहे हैं। एरिया हमें मालूम है, एरिया दिया हुआ है 10 टू द पावर -3, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आंसर आया हमारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5। लेकिन ऐसे आंसर तो दिए नहीं है ना, तो हम इसको थोड़ा चेंज करें, तो 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.5 की जगह हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन हमारा आंसर आ जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा हमें मॉडिफाई करना पड़ा यहाँ पर, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 23 क्वेश्चन जो है वो नीट 2025 का है। यहां पर दिया हुआ है कि टू गैसेज ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। हीट जो सप्लाई की गई है वो इक्वल अमाउंट में की गई है टू द बोथ सिस्टम रिवर्सिबली अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है। द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाई, डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का दिया गया 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज सेम, ये भी दिया हुआ है, दो बातें। इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज हो रहा है, तो हमें रेशियो पता करना है आर ए अपॉन आर बी। सेम अमाउंट में हीट सप्लाई की गई है, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प लेते हैं, और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें जो डेटा गिवन है वो डी ए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टू पिस्टन का, है ना। तो डी ए इज इक्वल टू दिया गया 16 सेंटीमीटर और डी बी जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 9 सेंटीमीटर। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पर हम जो टू प्रोसेस हैं उसके लिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू ए प्लस पी ए इंटू डेल्टा बी ए। सिमिलरली क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू बी प्लस पी बी इंटू डेल्टा बी बी। जैसा कि हमें मालूम है कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी गिवन है और डेल्टा यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बी गिवन है और पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन है।
तो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि LHS इक्वल है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इस कंडीशन को अप्लाई करें तो डेल्टा UA प्लस PA डेल्टा VA इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा UB प्लस PB डेल्टा VB। देखिए ये कट गया है ना, जब ये कट गया तो हम इस प्रेशर को भी कट कर सकते हैं। तो डेल्टा VA इक्वल टू आ गया डेल्टा VB। अब पिस्टन ये होगा, पिस्टन और सिलेंडर के अंदर ऐसे पुश किया जाएगा, तो ये एरिया जो होगा पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। और डिस्टेंस शिफ्ट हुई कितनी, मान लिया DA हुई A। तो इस पोर्शन का जो है वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू डिस्टेंस मूव्ड, एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। सिलेंड्रिकल पार्ट जिसमें कि पिस्टन मूव कर रहा है ना। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एरिया यानी पाई RA स्क्वायर इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाई पिस्टन फिटेड इन सिलेंडर A DA इज इक्वल टू हो जाएगा पाई RV स्क्वायर इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाई द पिस्टन फिटेड इन सिलेंडर B। तो पाई से पाई कट गया, है ना। तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा RA स्क्वायर अपान RB स्क्वायर, जिसका हमें फाइनली RA अपान RB तो पता करना है। तो ये हो जाएगा DB अपान DA। तो RA अपान RB इज इक्वल टू हो जाएगा DB अपान DA टू द पावर 1/2। DA DB की वैल्यू गिवन है, DB जो है 9 सेंटीमीटर है और DA 16 है, 9 अपान 16 टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। RA अपान RB की वैल्यू आ रही है 3/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है देख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in figure. The rods on the side have thermal conductivity 2K, यानी इस जो 3 rods कनेक्टेड हैं तो साइड वाली रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K इधर भी है 2K इधर भी है, while that in the middle has a thermal conductivity K, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है मिडिल वाले की। The left end of the combination is maintained at the temperature 3T and the right end is at T. The rods are thermally insulated from outside in steady state. ये steady state में हमें देखना है टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन इज T1, ये यहाँ पर T1 है, और राइट जंक्शन का यहाँ पर T2 है। द रेशियो T1 इज T2 पता करना है, T1 और T2 का रेशियो पता करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए थर्मल रेसिस्टेंस का फार्मूला, और दूसरी बात हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस एनी 2 सेक्शन ऑफ द रॉड विल बी सेम। मतलब मान लिया फर्स्ट रॉड है, फर्स्ट रॉड में जो हीट फ्लो होगा वही सेकेंड रॉड में भी होगा, वही थर्ड रॉड में होगा, और वही जो है हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो अक्रॉस द होल रॉड, होल कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड्स भी होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर थर्मल रेसिस्टेंस का फार्मूला मालूम होना चाहिए। थर्मल रेसिस्टेंस, ये वाली AL है, ये भी L है, ये भी L है। लेंथ जो है रॉड की आइडेंटिकल है, रेसिस्टेंस जो है तो हम निकाल सकते हैं। थर्मल रेसिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू होता है L अपान KA। तो इस तरह से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा पहले वाली रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस L अपान 2KA हो जाएगा। R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L अपान KA हो जाएगा, और थर्ड रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस R3 इज इक्वल टू हो जाएगा L अपान 2KA। अच्छा, इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये रॉड कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो इन सीरीज
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू दी गई है 2KA प्लस L अपान KA प्लस L अपान 2KA। तो एलसीएम आया हमारा 2KA, L प्लस 2L प्लस L इज इक्वल टू 4L अपान 2KA। 2 से कट गया तो आर ई क्यू की वैल्यू जो आ रही है वो 2L अपान KA आ गई। यानी पूरी रॉड जो कॉम्बिनेशन है, रॉड्स का कॉम्बिनेशन है, उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रही है आर ई क्यू इज इक्वल टू आ रहा है 2L अपान KA। ठीक है, अब हम यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इन स्टेडी स्टेट क्या होता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस एनी टू सेक्शन ऑफ द रॉड्स विल बी सेम। और यहां पर कॉम्बिनेशन का लगा देंगे तो इन स्टेडी स्टेट क्या होता है कि यहां से यहां तक जो हीट फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो, वही जो है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी हीट फ्लो होगा। यानी फर्स्ट रॉड के अक्रॉस जो हीट फ्लो हो रहा है वही रेट ऑफ हीट फ्लो जो है तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी होगा। तो कंडीशन यही लगानी है। तो हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इस यहाँ पर टेम्परेचर 3T है, यहाँ पर T1 है, तो ये हो जाएगा 3T माइनस T1 अपान रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रॉड R1 इज इक्वल टू हो जाएगा पूरे तीनों रॉड का में जो हीट फ्लो हो रहा है 3T माइनस T अपान REQ। तो ये हो गया 3T माइनस T1 अपान इसकी जो है रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस L अपान 2KA इज इक्वल टू हो गया 2T अपान ये इक्विवेलेंट 2L अपान KA। तो 2 से 2 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 2KA इंटू 3T माइनस T1 अपान L इज इक्वल टू हो जाएगा KA इंटू T अपान L। तो L से L कट गया, KA से KA कट गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो आ रहा है 6T माइनस 2T1 इज इक्वल टू आ गया, इधर देखिए आ गया T। तो ये हो गया 6T माइनस T इज इक्वल टू 2T1। तो T1 इज इक्वल टू आ गया 5, देखिए 5 हो जाएगा T और अपान 2। तो T1 की वैल्यू आ गई है 5T अपान 2। तो इसी तरह से हम थर्ड वाली रॉड के लिए भी प्रोसेस करते हैं। और थर्ड रॉड तो यहां से यहां जो हीट फ्लो हो रहा है T, यहां का टेम्परेचर T2 है और इसके दूसरे एंड का टेम्परेचर T है। T2 माइनस T अपान थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ थर्ड रॉड इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से वही होल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है और पूरे कॉम्बिनेशन का आर रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस थर्मल रेसिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T R3 की वैल्यू है L अपान 2KA इज इक्वल टू हो जाएगा 2T अपान 2L KA, है ना। 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया हमारा 2KA ऊपर चला जाएगा। तो 2KA T2 माइनस T अपान L इज इक्वल टू KA इंटू T अपान L। तो ये कट गया, KA से KA कट गया। अब इधर भी हम सॉल्व कर लें, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2T2 माइनस 2T इज इक्वल टू हो जाएगा T के, T को उधर 2T को उधर ले जाएं तो 2T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3T के, T2 इज इक्वल टू हो गया 3T अपान 2। देखिए ये T2 की वैल्यू निकल गई। अब हमें रेशियो निकालना है, तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए T1 की वैल्यू ये दी गई है 5T अपान 2
और अपान T2 करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3T। 2 से 2 कट गया, T से T कट गया, तो ये हो गया 5/3, यानी 5:3 आ रहा है, या कहें 5/3 आ रहा है T1 और T2 का रेशियो। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो 4th ऑप्शन था, जो कि 5/3 था। तो T1 रेशियो T2 इज 5/3। तो इस तरह से हमने जो है इस चैप्टर के 2017 से लगा करके लास्ट ईयर 2005 के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, जो कि नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।